आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी सही दिशा में विधिवत चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 100 सीरीज़ की, और टॉप 100 सीरीज़ के अंतर्गत आज हम जो विषय देखने वाले हैं वो मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में हम समग्र रूप से देखने वाले हैं। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में देखने वाले हैं तो लगातार आप देखते होंगे कि चाहे जो भी एग्जाम हो, यूपीपीएससी का हो, एमपीपीएससी का हो, राजस्थान का हो, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी कोई एग्जाम होता है मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो टॉप 100 सीरीज है इसके बारे में बता दें कि सबसे पहले जो टॉप 100 सीरीज जो सबसे पहली आपको मिली है वो प्राचीन भारत के इतिहास से संदर्भित मिली है, और वो आपके चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत आप देखेंगे कि टॉप 100 सीरीज की एक प्लेलिस्ट बनी होगी जहां पर पब्लिक की गई है। तो कहने का मतलब है कि जो टॉप 100 सीरीज है ये किस प्रकार से आपके लिए लाभकारी है। यदि हम इसकी बात करें तो टॉप 100 सीरीज इस प्रकार से लाभकारी है कि यदि आप विषय वस्तु का अच्छे से ज्ञान रखते हैं, विषय वस्तु के बारे में आपको अच्छे से जानकारी है, तो आप इस त्वरित रिवीजन कर सकते हैं। 1 से 2 घंटे में आप अपने समग्र पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है इस सीरीज का। तो सबसे पहले चलिए प्रश्नों को देखते हैं, एक एक कर प्रश्नों को हमें देखना है। और आप में से जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं आपको बता दें कि प्लेलिस्ट के अंतर्गत पहली आपकी प्राचीन भारत की टॉप 100 सीरीज वहां पे पब्लिक की गई है, जाके देख सकते हैं। और जो भी आपके आगामी एग्जाम है उनको ध्यान में रखते हुए सभी विषयों की टॉप 100 सीरीज जल्द से जल्द आपको उपलब्ध कराई जाएगी आपके इसी आजाद एमपीपीएससी चैनल पर। तो आप सबसे जो भी मित्र हैं, आप सबके परिवारजन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर किसी राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं, किसी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप बताएं कि आप उनको हमारे चैनल से जोड़े, चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ पे त्वरित रिवीजन के लिए आपकी ये सीरीज प्रारंभ की गई है। तो चलिए ध्यान में रखते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? पूछा जा रहा है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। यदि हम इसकी बात करें, 4 विकल्प यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। 647 ईस्वी में, यदि 1013 ईस्वी में, 711 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा है जब पहली बार मुस्लिम आक्रमण जिस वर्ष देखने को मिला? तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है 711। 711 ईस्वी में सबसे पहले भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ था। और मुस्लिम कहाँ के थे? ये अरब के मुस्लिम थे। और अरब आक्रमणकारी जो था जिसके नेतृत्व में यह हमला हुआ था उसकी बात यदि हम करें तो उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में यह आक्रमण हुआ था। और यहीं से यदि हम देखें, यहीं से यदि हम कहें तो लगातार इसके बाद से मुस्लिम आक्रमणकारी भारत की तरफ बढ़ने लगे। अब बात हो रही है अरब आक्रमण की। अरब शब्द यहां पे आया है, तो अरब शब्द से आपको क्या देखना चाहिए? मैंने बोला कि सबसे पहले अरब आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 711 ईस्वी में हुआ। अब अरब जैसे ही आपको याद आना चाहिए, तुरंत आपको कुछ सोचना है कि मुस्लिम आक्रमण की बात हो रही है। और आप जानते हैं मुस्लिम संप्रदाय को जो बढ़ाने वाले थे, मुस्लिम संप्रदाय या आप कह लीजिए इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे जिनका नाम था हजरत मोहम्मद साहब। तो हजरत मोहम्मद साहब जो थे इनका भी जो जन्म स्थली है ये भी आपके अरब से ही संदर्भित है। और आप जानते हैं कि सऊदी अरब है, सऊदी अरब एक देश है गल्फ का, खाड़ी देशों का, जिसके राजधानी शहर से कुछ दूर पर आपको देखने को मिलेगा मक्का। और मक्का नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे दूसरा पूछा जाए कि भारत के लिए, भारत के संदर्भ में पहला अरब आक्रमणकारी कौन था, तो आपको तुरंत टिक करना है कि मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब आक्रमणकारी था। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनबी जो था उसका दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उत्बी, फिरदौसी या चंदबरदाई। इनमें से कौन से महमूद गजनबी के दरबारी इतिहासकार हुआ करते थे? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। और इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उत्बी, इसमें एक नाम दिया हुआ है। उत्बी जो थे ये महमूद गजनबी के दरबारी कवि थे। और उत्बी ने 2 रचनाएं भी लिखी हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक है किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी। दूसरी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है तारीख ए यामनी, तारीख ए यामनी। और
किताब उल यामनी, ये 2 रचना है उत्तबी की जो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से एक प्रश्न और भी बन सकता है महमूद गजनबी से संदर्भित कि कौन सा ऐसा चंदेल शासक था जो कभी भी महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। कौन सा ऐसा चंदेल शासक था जो कभी महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। यदि हम उसकी बात करें तो इनका नाम है विद्याधर। विद्याधर जो शासक थे ये कभी भी महमूद गजनबी से हारे नहीं थे, पराजित नहीं थे। और महमूद गजनबी के संदर्भ में एक और प्रश्न बनता है कि महमूद गजनबी ने कितनी बार भारत पे आक्रमण किया था। तो महमूद गजनबी ने 17 बार, कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ये भी पूछा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम देखें कि जो आक्रमण होता था उसका उद्देश्य क्या हुआ करता था। महमूद गजनबी जो आक्रमण करता था उसका उद्देश्य क्या होता था। क्या यहाँ पे शासन सत्ता स्थापित करना चाहता था या सिर्फ लूटपाट। तो आप देखेंगे कि महमूद गजनबी का जो उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ लूटपाट पर केंद्रित था। यहाँ पर अस्थायी सत्ता स्थापित करना महमूद गजनबी का लक्ष्य नहीं था, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहीं पे कुछ चीजें और आपको देखनी है। जैसे जब बात कर रहे हैं महमूद गजनबी की तो आप देखेंगे कि अल बरौनी, एक नाम आपका आता है अल बरौनी, ये महमूद गजनबी से ही संबंधित है। कैसे? क्योंकि अल बरौनी जो थे ये महमूद गजनबी के साथ ही भारत आए थे। अल बरौनी महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे और यहाँ पे महमूद गजनबी की आप चर्चा कर रहे हैं इसलिए इनकी चर्चा जरूरी हो जाती है। अल बरौनी क्या थे? एक प्रकार से आप कह सकते हैं दर्शन के जानकार थे, ज्योतिष के जानकार थे, संस्कृत के विद्वान थे, इतिहासकार थे। तो विभिन्न संदर्भों में विभिन्न क्षेत्रों में इनको महारत हासिल थी और ये महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। और आप जानते हैं यदि कभी प्रश्न बन जाए कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था, तो पुराणों का जो अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था वो था अल बरौनी। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? अल बरौनी, ये आपको पता होना चाहिए। और जब बात करते हैं महमूद गजनबी की तो महमूद गजनबी से संबंधित कुछ और तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे महमूद गजनबी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। महमूद गजनबी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने संस्कृत लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे, तो आपको महमूद गजनबी पर टिक करना है, यह आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए कि किस शासक की जो सिक्के हुआ करते थे उसके शासनकाल में, तो उसमें लक्ष्मी का अंकन था, तो आप टिक करेंगे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के जो सिक्के हुआ करते थे इस समय काल में, इनके सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन हुआ करता था, लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो लक्ष्मी की आकृति के बारे में पूछा जाए तो आपको टिक करना है मोहम्मद गोरी। यदि सिर्फ पूछा जाए कि किसके सिक्कों पर संस्कृत मुद्रा लेख अंकित है तो आपको टिक करना है महमूद गजनबी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। किस युद्ध के बाद से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे दिया हुआ है तराइन का युद्ध, तराइन के 2 युद्ध दिए हुए हैं, पानीपत के 2 युद्ध दिए हुए हैं। तो किस युद्ध में भारत में एक प्रकार से हम देखें तो मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, तो ये युद्ध था तराइन का द्वितीय युद्ध। जो तराइन का द्वितीय युद्ध था इसी के बाद से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। अब एक प्रश्न यहाँ पे और पूछा जा सकता है कि जो तराइन का युद्ध था, तराइन का जो युद्ध था किनके बीच लड़ा गया था। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध था यदि हम बात करें तो ये लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और आप देखेंगे दूसरी शक्ति कौन थी? दूसरी शक्ति कौन थी? मोहम्मद गजनबी या आप कहेंगे कि मोहम्मद गोरी या गजनबी। तो आप देखेंगे कि तराइन का जो युद्ध हुआ था, जैसे प्रथम युद्ध हुआ था वो भी पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। तराइन के पहले युद्ध में, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे, लेकिन तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वहां पर पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उसी के बाद से भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो तराइन का दूसरा युद्ध ये आपको पता होना चाहिए। और तराइन के दोनों युद्ध ये लड़े किसके खिलाफ गए थे? ये लड़े गए थे पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब एक प्रश्न यहां से और भी बनता है कि मोहम्मद गोरी ने एक राजा थे जयचंद, तो पूछा जाता है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में परास्त किया था?
मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में परास्त किया था? तो आपको टिक करना है कि चंदावर का युद्ध हुआ करता था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को परास्त किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। और अभी आपने देखा तराइन के युद्ध के बारे में कि तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें से पहले में पृथ्वीराज विजयी रहे थे, दूसरे में मोहम्मद गोरी विजयी रहा था, जिसके बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक प्रश्न और बनता है कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने जो है बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? तो इनका नाम है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी इनका नाम था और इन्होंने, ये दास हुआ करते थे गोरी के, और इन्होंने बिहार पर विजय प्राप्त किया था, बंगाल पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम पहला अख्ता अपना किसे प्रदान किया था, तो मोहम्मद गोरी की यदि हम बात करें कि पहला अख्ता किसको प्रदान किया था, तो मोहम्मद गोरी ने पहला अख्ता जो प्रदान किया था वो दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि मोहम्मद गोरी ने पहला अख्ता किसको दिया? तो आपको याद आना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को पहला जो है यहां पे अख्ता दिया गया। और आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से एक वंश की शुरुआत होती है, और जानते हैं दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश था उसकी शुरुआत भी कुतुबुद्दीन ऐबक से होती है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? किसने फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? यहां पे 4 नाम दिए हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, अभी एक प्रश्न आपका बना है, एक प्रश्न और बचा था ये वाला कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? और मैंने अभी चर्चा किया कि दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत होती है गुलाम वंश से होती है, और गुलाम वंश मोहम्मद गोरी के समय में जो पहला एकता दिया गया था वो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक आपका सही उत्तर है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न यही बन सकता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। दूसरा आपका है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा। इन दोनों का जो निर्माण है, एक है आपका दिल्ली में, एक है आपका अजमेर में, इन दोनों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके साथ साथ आप जानते हैं कुतुब मीनार, कुतुब मीनार आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में, और कुतुब जो मीनार है इसका भी जो निर्माण कराया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। लेकिन जो इसका निर्माण पूरा हुआ था वो हुआ था इल्तुतमिश के काल में। तो यदि हम देखें कि कुतुबुद्दीन ऐबक से निर्माण शुरू हुआ, इल्तुतमिश के काल तक गया, तो एक प्रश्न ऐसा भी पूर्व में पूछा गया है कि कुतुब मीनार के निर्माण में किन शासकों ने योगदान दिया? तो पहला तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि इन्होंने ही निर्माण कार्य शुरू कराया था। दूसरा इसमें हो जाएगा आपका इल्तुतमिश, क्योंकि इन्होंने निर्माण कार्य समाप्त कराया था, मतलब कंप्लीट कराया था। तीसरा एक और शासक यहाँ पे चर्चा में रहते थे जिनका नाम था आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्यों इससे जुड़े हुए हैं? क्योंकि जो कुतुब मीनार है इसका कुछ हिस्सा जो है क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसका जीर्णोद्धार कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसलिए यदि कभी प्रश्न बन जाए कि कुतुब मीनार के निर्माण में किन शासकों ने योगदान दिया, तो आपको फिरोज शाह तुगलक से लेकर आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश तीनों को टिक करना है। ठीक है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें कि इसके समय में राजधानी क्या हुआ करती थी, तो इनके समय काल में जो राजधानी
थी वो लाहौर हुआ करती थी, और चौगान क्रीड़ा के समय, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। क्योंकि इनकी मृत्यु से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हुई, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और अभी आपने देखा इल्तुतमिश के बारे में, अभी आपने देखा इल्तुतमिश के बारे में कि इल्तुतमिश ने इसका निर्माण, संपूर्ण जो निर्माण था, जो बचा हुआ था कुतुबुद्दीन के काल में, उसको पूरा कराया था। अब इल्तुतमिश की यदि हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में जो राजधानी हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत की, वो आपकी होती थी लाहौर। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या कर दिया कि राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण कर दिया। अब अगर दिल्ली स्थानांतरण कर दिया तो इल्तुतमिश भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैसे? इल्तुतमिश को बोला जाता है कि दिल्ली का पहला सुल्तान, दिल्ली का पहला सुल्तान बोला जाता है इल्तुतमिश को, ये आपको पता होना चाहिए। सुल्तान के पद को इल्तुतमिश ने क्या कर दिया? वंशानुगत बना दिया। ये भी महत्वपूर्ण है, अपने आप में पूछा जा सकता है कि किस शासक के काल में, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में जो सुल्तान का पद था ये वंशानुगत हो गया, तो इल्तुतमिश के काल में हुआ, ये भी जानकारी होनी चाहिए। इन्होंने अपने नाम के सिक्के भी चलाए, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने एक व्यवस्था शुरू की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इक्तादारी, इक्तादारी व्यवस्था जो शुरुआत किया गया वो किया था इल्तुतमिश ने, इसलिए इनका भी नाम महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें कि मंगोल आक्रमणकारी जब चंगेज खां भारत में आक्रमण किया था तो उस समय जो भारत के शासक हुआ करते थे वो हुआ करते थे इल्तुतमिश। मतलब चंगेज खां इल्तुतमिश के काल में ही भारत पर आक्रमण किया था, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी नौरोज को आरंभ कराया? फारसी त्यौहार हुआ करता था नौरोज, इसका आरंभ किसने कराया ये आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प हैं, बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनका सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें यदि आप देखें तो इसका सही उत्तर आपका नौरोज से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है बलबन। जो बलबन हुआ करते थे इन्हीं के समय काल में एक बार फिर से नौरोज को मनाने का प्रारंभ हुआ। और बलबन क्यों चर्चा में रहते थे? क्योंकि इन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ये आपको पता होना चाहिए कि रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला जो शासक था वो था बलबन। इन्होंने सिजदा और पैबोस नामक एक प्रथा प्रारंभ किया था, सिजदा और पाबोस नामक एक प्रथा प्रारंभ किया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने तुर्कान ए चहलगामी एक सरदारों का समूह होता था जिसको इन्होंने समाप्त कर दिया। तो तुर्कान ए चहलगामी को भी इन्होंने समाप्त कर दिया और अपने आप को एक जिल्ले इलाही नामक उपाधि भी दिया था, जिल्ले इलाही नामक उपाधि स्वयं को दिया था। तो बलबन के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि रक्त और लौह की नीति अपनाया, सिजदा और पबोस जो प्रथा थी उसको प्रारंभ कराया, तुर्कान ए चहलगामी को इन्होंने समाप्त किया और जिल्ले इलाही की उपाधि धारण किया। इतनी जानकारी बलबन के संबंध में महत्वपूर्ण है। अगला है, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को किसके द्वारा सत्ता से हटाया गया? यदि हम इसकी बात करें तो इसमें आप देखे हैं तुर्की सरदारों का, जो तुर्कान ए चहलगामी अभी आपने देखा था, तो तुर्की सरदारों का एक गुट हुआ करता था जिनके द्वारा रजिया को सत्ता से हटाया गया था। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आपसे पूछा जाता है कि गुलाम वंश में शासकों का क्रम क्या है? तो गुलाम वंश में यदि हम देखें तो सबसे पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक के बाद दूसरे आते हैं इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद आती हैं रजिया सुल्तान, और रजिया के बाद आती हैं बलबन। तो यहाँ पे ये 4 शासक रहे हैं दिल्ली सल्तनत में। यदि हम गुलाम वंश की बात करें तो चारों का क्रम आपको पता होना चाहिए और चारों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अगला प्रश्न, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था ये आपको बताना है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? 4 विकल्प है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या बलबन। तो कौन सा ऐसा शासक था जो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक हुआ करता था? तो आपको मैंने बताया था, क्योंकि ऐबक ने कभी आपको शासक के रूप में अपने आप को स्वीकार नहीं किया, तो इल्तुतमिश ने स्वयं को बादशाह के रूप में स्वीकार किया था। तो यहाँ पे इल्तुतमिश विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है?
किस सुल्तान के लिए वर्नी जो थे उन्होंने ये कथन दिया है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ये किसके लिए कहा गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शासक था जो धार्मिक नियम कानून है उनसे अपने आप को स्वतंत्र रखता। तो इसका जो सही विकल्प है ये आपका है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने आप को धर्म की बेड़ियों से अलग रखा था और बहुत अच्छा शासन इनके समय काल में देखने को मिला था। पहला ऐसा शासक था दिल्ली का जिसके समय काल में यदि हम देखें तो धर्म पर राज्य का शासन स्थापित था। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि किसके शासन काल में धर्म पर राज्य का शासन स्थापित था तो आपको टिक करना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप इनके समय काल में नहीं होता था। इन्होंने एक नया धर्म चलाने की भी बात की थी, लेकिन बाद में जो उलेमा होते हैं उनके द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई और इनको अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि भी मिली थी, सिकंदर सानी। सिकंदर सानी की इनको उपाधि भी मिली थी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को सिकंदर सानी की उपाधि दी गई थी, तो सिकंदर सानी की जो उपाधि थी ये अलाउद्दीन खिलजी को मिली हुई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने जो भूमि की पैमाइश है, भूमि की पैमाइश कराने के बाद जो कर होते हैं उनका निर्धारण किया। मतलब लगान का निर्धारण भूमि की पैमाइश के बाद कराया। तो ऐसा शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार कि कौन सा ऐसा शासक था, कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया। तो अलाउद्दीन खिलजी को आपको टिक करना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक नया विभाग भी बनाया था जिसका नाम था दीवान-ए-मुख्त-राज। दीवान एक नया विभाग भी इन्होंने बनाया था, दीवान-ए-मुख्त-खराज। ठीक है, इस नाम से एक विभाग भी इन्होंने निर्माण किया था, विभाग का गठन किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? रानी पद्मिनी जो थी इनके पति का क्या नाम था? यहाँ पे ये आपसे पूछा जा रहा है चित्तौड़ विजय के संदर्भ में। तो इनका जो नाम था वो था राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह इनका नाम हुआ करता था। ये डी विकल्प आपका सही उत्तर है। अब अगर राणा रतन सिंह नाम हुआ करता था, यहाँ पे बात हो रही है अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अभी हमने बताया कि पहला शासक था जिन्होंने भूमि की पैमाइश कर राजस्व का निर्धारण किया। तो राजस्व कितना था? राजस्व कितना निर्धारित किया गया? 50%। भूमि कर 50% निर्धारित किया गया है इनके समय काल में। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, पता होना चाहिए। इन्होंने 2 नए कर भी लगाए। एक इन्होंने लगा दिया मकान कर और एक लगा दिया चराई कर। तो मकान कर और चराई कर के नाम से 2 नए कर भी अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किए। ये भी आपको पता होना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो आज आप देखते हैं पीडीएस, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे पहले कब प्रारंभ हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ये भी जानकारी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रथा, दाम ज़्यादा ना बढ़ने पाए इसके लिए इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रथा लगाई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो क्या कहीं और किसी और शासक के काल में दिल्ली सल्तनत के 50% भूमि कर देखने को मिलता है? जी हाँ, एक शासक होते थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भी 50% भूमि कर हुआ करता था। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 2 शासक ऐसे थे जहां पे 50% भूमि कर आपको देखने को मिलता है। एक हैं अलाउद्दीन खिलजी, दूसरे हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया? ये आपको बताना है। रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मालिक कफूर या राणा रतन सिंह? इसमें से रामचंद्र देव ए विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? कौन सा ऐसा सेनाध्यक्ष था जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ये आपको बताना है। तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बनने वाला इसमें से कौन है? गाजी मलिक, मालिक कफूर, जफर खां या उबेग खां? इनमें से कौन है? तो इनका सही उत्तर है गाजी मलिक।
गाजी मलिक जो है इनका एक दूसरा नाम भी हुआ करता था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। जो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, उन्हीं का एक उपनाम भी हुआ करता था गाजी मलिक। अब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में क्या पता होना चाहिए कि गयासुद्दीन जो तुगलक थे इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना किया था और भारत में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले वंशों में दिल्ली सल्तनत पे जो सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया वो तुगलक वंश था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि तुगलक वंश ने भारत में सबसे ज़्यादा शासन किया था। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया कहां पे? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पर स्थानांतरित किया? तो आपको बता दें, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी राजधानी हटाई थी वो दिल्ली से दौलताबाद किया था। दिल्ली से दौलताबाद, यदि आपने इतिहास पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपको याद भी होगा। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि हम देखें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो सर्वाधिक शिक्षित था ये। जितने भी अभी पूर्व में इनके सुल्तान हुए हैं, दिल्ली सल्तनत के जितने भी टोटल सुल्तान हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा सुल्तान था वो आपका था मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने एक नया विभाग बनाया था अमीर ए कोही। क्यों बनाया था? किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए, किसानों की मदद के लिए कृषि विभाग बनाया था जिसका नाम था अमीर ए कोही। तो अमीर ए कोही कृषि की उन्नति के लिए जो विभाग बनाया गया था इसको बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला पहला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक यात्री थे जिनका नाम था इब्न बतूता। ये कहाँ के थे? मोरक्को के थे। इनका नाम था इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो थे ये भी इसी समय काल में भारत आए थे, इन्हीं के शासन काल में भारत आए थे। मोरक्को वासी जो यात्री थे इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। इब्न बतूता भारत में किसके शासन काल में आया? अभी हमने देख लिया कि इब्न बतूता जो थे ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आए। तो इसका सही उत्तर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ जानकारी और कर लेते हैं। जैसे इन्होंने एक इतिहासकार हुआ करते थे जिनका नाम था बदायूनी। बदायूनी जो इतिहासकार हुआ करते थे, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए एक शब्द कहा था जो परीक्षा में कोट करके पूछा जाता है। शब्द है राजा को प्रजा से मुक्ति मिली है और प्रजा को राजा से। ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो ये शब्द जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए प्रयुक्त किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था ये आपके बदायूनी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बदायूनी ने जब इनकी मृत्यु हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की, तो उस दौरान इन्होंने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को राजा से। तो इसलिए यह भी आपको महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए। ठीक है, और एक प्रश्न और बनता है कि सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला प्रथम शासक कौन था? तो जो राज्य के सार्वजनिक उत्सव हुआ करते थे उसमें भाग लेने वाला भी प्रथम शासक मोहम्मद बिन तुगलक थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर। ठीक है, हब से है, ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, हब्त ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो किसने सबसे पहले सिंचाई कर लगाया ये आपको बताना है। तो सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। किसने सबसे पहले कृषि कर लगाया था ये आपको बताना है। चलिए बताएं किसने सबसे पहले लगाया। इसका सही उत्तर है सिंचाई कर हब्स ए सर्ब लगाने वाला पहला शासक है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने सबसे पहले सिंचाई कर लगाया था। अब फिरोज तुगलक ने लगाया था तो फिरोज तुगलक के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको पता होना चाहिए, प्रश्नों के रूप में पूछी जाती हैं। जैसे सबसे पहले पूछा जाता है जिस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए एक रोजगार दफ्तर खोला वो कौन सा सुल्तान था? तो बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर खोलने वाला जो सुल्तान था वो था फिरोज तुगलक। इनके बारे में पता होना चाहिए। और इन्होंने खैरात देने के लिए एक विभाग का भी गठन किया था जिनका नाम था दीवान ए खैरात।
तो दीवान ए खैरात जो विभाग था, इसका भी गठन इन्हीं के द्वारा किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि यही एकमात्र शासक थे जिनके दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम हुआ करते थे। सबसे ज़्यादा जो गुलाम थे वो होते थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, ये आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने जो इनके गुलाम होते थे, उन्होंने एक इनके लिए विभाग भी बनाया था इनकी देख रेख के लिए, जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। तो दीवान ए बंदगान जो विभाग हुआ करता था, ये आपके संदर्भित था गुलामों से, और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ये होता था। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला क्या फैक्ट इनसे पूछा जा सकता है फिरोज शाह तुगलक से संदर्भित, तो आपको बता दें, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना यदि किसी शासक ने किया तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाला पहला शासक था फिरोज शाह तुगलक, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सिंचाई के लिए इन्होंने कर लगाया, तो आपको बता दें जो नहरों का सबसे बड़ा जाल भारत में विकसित हुआ उस समय काल में, उस नहरों के सबसे बड़े जाल को विकसित करने में प्रमुख योगदान किसका रहा? फिरोज शाह तुगलक का रहा, यह भी आपको पता होना चाहिए। इन्हीं के समय में नहरों का सबसे बड़ा जाल आपको विकसित देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, जिसके कारण इनकी चर्चा काफी होती है कि जजिया कर किसने लगाया, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले पहले सुल्तान हैं। इसके अतिरिक्त आपको पता होना चाहिए कि फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी इन्होंने कार्य किया, और दिल्ली में इन्होंने सैकड़ों की संख्या में बाग लगाए। तो फलों की गुणवत्ता सुधारने में किसी शासक का योगदान है तो वो आपके हैं फिरोज शाह तुगलक, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने दो अभिलेख थे अशोक के, एक था टोपरा और एक था मेरठ। तो जो टोपरा और मेरठ के दो अशोक के स्तंभ अभिलेख थे, उनको इन्होंने दिल्ली तक लाया और उनको पुनः मरम्मत करा के दिल्ली में उनको स्थापित कराया। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शासक था जिन्होंने टोपरा और मेरठ के अशोक के स्तंभ अभिलेख को दिल्ली लेकर आए और उसका सौंदर्यीकरण कर पुनः उसको संरक्षित कर उन्होंने दिल्ली में लगवाया। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इनके समय काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी, जो थी अनुवाद। इन्होंने क्या किया कि सभी भाषाओं, जो धर्म ग्रंथ होते थे, उनको अनुवाद कराने के लिए एक अनुवाद विभाग भी इन्होंने बना दिया था, जिसके दूसरे धर्मों के लोग भी पास आए। तो अनुवाद विभाग बनाने वाला जो शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और यहीं पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम शासक भी फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में राज्य के खर्च पर लोग हज यात्रा करने जाया करते थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इन्होंने एक खैराती अस्पताल भी बना रखा था, जिसका नाम था दारुल सफा। दारुल सफा नामक खैराती अस्पताल भी इन्हीं के शासनकाल में बना था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से यदि आप देख रहे होंगे, आपने पहले रिवीजन किया होगा तो चीज़ें आसान लग रही होंगी। यदि आपने रिवीजन नहीं किया होगा तो निश्चित रूप से समस्या आपको देखने को मिलेगी। अपनी तरफ से प्रश्नों की जो गुणवत्ता है ठीक ठाक रखी गई है। प्रयास किया है कि ऐसे प्रश्न सेट किए जाएं कि एक ही प्रश्न से कुछ डिस्कशन हो जाए और आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी मिल जाए और कम समय में आप चीज़ों को बेहतर कर पाएं। तो चलिए, अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया, ये आपको बताना है। खतौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध या खानुआ का युद्ध। 4 युद्ध दिए हुए हैं, इनमें से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने पराजित किया, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसका जो सही उत्तर है ये है 1518 का खतौली का युद्ध। खतौली का जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और जब हम बात कर रहे हैं इब्राहिम लोदी की, तो आपको बता दें लोदी वंश का जो तीसरा शासक था बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी के बाद वो थे इब्राहिम लोदी। इनका क्रम भी आपको पता होना चाहिए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिर आपके इब्राहिम लोदी का नंबर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? मतलब आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? आगरा नगर के संस्थापक कौन थे, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसमें 4 विकल्प हैं आपके साथ, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए बताइए कौन सा सही है। हम आपको बता दें इसका जो सही उत्तर है ये आपका है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी इसका सही उत्तर है। और सिकंदर लोदी के बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे इन्होंने क्या किया कि गुलरुखी नाम से ये कविता लेखन भी करते थे। ठीक है,
ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा शासक लोधी वंश का था जो गुलरुखी उपनाम से कविता करता था। तो गुलरुखी उपनाम से कविता करने वाला शासक था सिकंदर लोधी, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया, अन्य कर को समाप्त करने वाला जो शासक था वो भी है सिकंदर लोधी। और एक चीज और इनके समय काल में महत्वपूर्ण हुई जिसको बोलते हैं गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी ये क्या है, गज ए सिकंदरी जो है भूमि मापन के लिए है। तो भूमि मापन के लिए इन्होंने एक गज बनाया जिसका नाम इन्होंने दे दिया गज ए सिकंदरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। बहमनियों से गोवा को छीनने वाला शासक कौन था, चले बताएं। विजयनगर का वो शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया। हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम। कौन सा शासक था जिसने छीना था, तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। हरिहर प्रथम के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको बता देता हूं। जैसे इन्होंने क्या किया था, मदुरा विजय किया था। मदुरा विजय किया था, और जब इन्होंने मदुरा विजय किया था तो इनकी पत्नी का नाम था गंगा देवी। गंगा देवी हरिहर प्रथम की पत्नी थी। तो जब इनके पति ने गंगा विजय किया तो गंगा देवी ने क्या किया कि अपनी कविताओं में अपने पति के मदुरा विजय के, मदुरई विजय के वर्णन किया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस शासक की पत्नी ने अपने पति के विजयी अभियानों को अपनी कविता में वाचन किया। तो उनका उत्तर है गंगा देवी, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। कृष्णदेव राय जो थे उनके दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता। इसका सही उत्तर है 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे उन्हीं को अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। अब कृष्णदेव राय की बात हो रही है तो आपको बता दें आंध्र भोज की उपाधि इन्होंने धारण किया था। आंध्र भोज की उपाधि धारण करने वाले शासक थे हमारे कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय के बारे में बता दें कि सबसे ज़्यादा यदि कहीं पे यदि संगम साहित्य का सबसे ज़्यादा या तेलुगु जो आपका साहित्य है उसका सबसे स्वर्णिम युग जो है हुआ करता था, तो जो तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम युग हुआ करता था वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ करता था। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है। कौन सा सही रूप से सुमेलित है। पहला है दीवाने बंदगान, दीवाने मुक्तराज, दीवाने कोही, दीवाने अर्ज। कौन सही रूप में सुमेलित है ये बताना है क्योंकि बाकी के 3 गलत हैं। तो जैसे आप देखते हो दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान अभी हमने बताया फिरोज शाह तुगलक से संदर्भित था, दासों से संदर्भित था। तो दासों से संदर्भित था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक से संदर्भित था। तो मतलब ये आपका कौन सा सही रूप में सुमेलित है, ये आपका सही है। दूसरा है दीवाने मुक्तराज। दीवाने मुक्तराज जो था राजस्व से भ्रष्टाचार को कम करने के लिए शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसकी शुरुआत, इसका सही उत्तर तो ए हो गया, लेकिन अन्य को भी हम देख लेते हैं। तो दीवाने मुक्तराज जो था अलाउद्दीन ने शुरू किया था। क्यों शुरू किया था, यह शुरू किया गया था राजस्व से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, जो लूट हो रही है उसको समाप्त करने के लिए। अब दीवान ए कोही, दीवान ए कोही की यदि हम बात करें, आप जानते हैं कि एक अलग कृषि से संबंधित था, कृषि गतिविधियों से संदर्भित था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी शुरुआत किया था। और जब बात करते हैं दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज की बात आती है तो इसकी शुरुआत किया था बलबन ने। तो दीवान ए अर्ज का संबंध आपके बलबन से हो गया, दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक से हो गया, दीवान ए मुक्तराज हो गया अलाउद्दीन खिलजी से, दीवाने कोही हो गया मोहम्मद तुगलक से, और दीवाने अर्ज आपका हो गया बलबन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है कि दीवाने मुक्तराज, फिर 4 नाम दिए हुए हैं, तो इसमें बोला गया कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो कौन सा गलत सुमेलित है उसी पर आपको ध्यान देना है। तो जैसे पहला दिया है दीवान ए मुक्तराज,
दीवाने मुख्तराज अभी आपने देखा था, तो दीवाने मुख्तराज था राजस्व कर से संबंधित था, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था, सही है। दूसरा आपका है दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही कृषि से संबंधित था, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था, यह भी आपका सत्य है। तीसरा है दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात मतलब गरीबों को दान देने के लिए था, और यह आपने पढ़ा था कि यह फिरोज शाह तुगलक से संबंधित दान विभाग था, तो यह भी आपका सही है। चौथा है दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत की यदि हम बात करें तो दीवान ए रियासत जो थी ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों शुरू किया था? बाजार नियंत्रण के लिए शुरू किया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत का शुभारंभ बाजार नियंत्रण के लिए किया था, तो बलबन नहीं होगा, अलाउद्दीन खिलजी यहां पे होगा, और इसलिए आपका डी विकल्प आपके प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां पे असत्य कथन पूछा गया था। चलिए इसको बताएं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची ए में 4 नाम है और सूची बी में भी 4 हैं। अब इसमें मिलाना है कि दीवाने अर्ज क्या हुआ करता था। अभी आपने देखा था दीवान ए अर्ज। अब दीवान ए अर्ज के बारे में यदि हम बता दें तो दीवान ए अर्ज जो है इसका संबंध हुआ करता था सेना विभाग से। ठीक है, सेना विभाग से मतलब 4 वाला सही है, तो ए का हो गया चौथा। दीवान इसमें पूरा टाइप नहीं हुआ है, यहां पे होगा दीवाने आपका रिसातल, रिसालत, दीवाने रिसालत होगा। और दीवाने जो रिसालत हुआ करता था, दीवाने रिसालत हुआ करता था धार्मिक मुद्दों से संदर्भित, मतलब इसका पहला हो गया दीवाने रिसालत, ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। तीसरा आता है दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा की यदि हम बात करें तो ये संबंधित था सरकारी पत्र व्यवहार से, तो इसका संबंध है सरकारी पत्र व्यवहार से। चौथा है दीवाने बजारत। दीवाने बजारत की यदि हम बात करें तो आपको बता दें वित्तीय मामलात से संबंधित था, तो इसका सही उत्तर हो गया तीसरा। अब इस आधार पे आप उत्तर मिला सकते हैं। 4 1 2 3 मिल रहा है, तो 4 1 2 3 इसमें दिया नहीं हुआ है, तो इसमें आप गलत कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सही उत्तर है। अब है अगला, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इकता व्यवस्था प्रारंभ की। इकता व्यवस्था किसने प्रारंभ की? और अभी मैंने बताया है पूर्व में कि इकता व्यवस्था किसने प्रारंभ की। जब अभी इल्तुतमिश का नाम आया था तो मैंने बताया था कि किसने प्रारंभ किया था, तो इकता व्यवस्था को प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। अब अगर इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था तो इससे संबंधित कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। इसमें क्या होता था, जो इकता व्यवस्था थी कि भूमि का जो विशेष खंड हुआ करता था उसको जो सैन्य अधिकारी होते थे, जो सैनिक होते थे, उनको दे दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि नगद वेतन उन सैनिकों को नहीं देना पड़ता था जिनको इकता दिया गया है। तो इकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। और आपको बता दें कि इन्होंने टंका नामक एक चांदी का सिक्का भी चलाया था। टंका नामक चांदी का सिक्का भी इन्होंने चलाया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ करता था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ करता था, ये प्रश्न पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। तो आपको बता दें भू राजस्व का जो सर्वोच्च अधिकारी है सल्तनत काल में, ये चौधरी हुआ करता था। चौधरी जो है ये सर्वोच्च अधिकारी हुआ करते थे। दूसरा है कि सिंचाई कर को क्या कहते थे सल्तनत काल में, तो सिंचाई कर को कहते थे सर्व कर। सर्व कर सल्तनत काल में एक सिंचाई कर हुआ करता था। तीसरा यदि हम देखें कि जवाबित का संबंध किससे है, तो जवाबित जो है इसका संबंध हुआ करता था राज्य के कानूनों से। और एक और शब्द आता है फवालिज, फवाजिल। फवाजिल क्या हुआ करता था, फवाजिल जो है इक्तादारों द्वारा, जो इक्तादार होते थे, यदि कुछ राशि वो सरकारी खजाने में जमा करते थे तो उसको बोला जाता था फवाजिल। फवाजिल मतलब फादिल आप जान लीजिए, फवाजिल, तो उसको बोला जाता था फवाजिल। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है कौन सा है। शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा कौन सा है, आपको बताना है। हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा, अलाउद्दीन का मकबरा। तो इसका सही उत्तर है बलबन का मकबरा। और बलबन का मकबरा जो है ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका प्रश्न का सही उत्तर आपका हो गया बलबन का मकबरा, बी विकल्प आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ
किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? और आपको बता दें ये जो कीर्ति स्तंभ है ये तब बनाया गया था जब उस समय के जो शासक थे इन्होंने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त किया था। और महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करने के उपरांत जब ये शासक वापस आए थे तो इन्होंने इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था। और शासक कौन थे यदि हम बात करें तो ये शासक थे राणा कुंभा। तो राणा कुंभा जो शासक थे इन्होंने खिलजियों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन है? किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन है? हसन निजामी, मिन्हास उल सिराज, अल बरौनी या शम्स ए सिराज? तो इसका सही उत्तर है अल बरौनी। और मैंने बोला था कि अरब से आने वाला जो प्रमुख यात्री था महमूद गजनवी के साथ वो आपके थे अल बरौनी। तो अल बरौनी इसका सही उत्तर है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? हिंदुस्तान का तोता इसमें से किसने कहा स्वयं को? कुतुबुन, उस्मान, अमीर खुसरो या अमीर हसन? इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे इनको जो है तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता था। तूती ए हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता था। और इनका जो जन्म हुआ था ये कासगंज जिले में हुआ था। वर्तमान समय में जो कासगंज जिला है, कासगंज जिले में इनका जन्म हुआ था। स्थान की यदि हम बात करें तो उस स्थान का नाम था पटियाली। पटियाली ये कासगंज में पड़ता है जहां पे इनका जन्म हुआ था। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, पूछा जा सकता है। और आपको बता दें अमीर खुसरो जो थे खड़ी बोली के विकास में सबसे ज्यादा भूमिका यदि किसी ने निभाई है खड़ी बोली के विकास में तो वो थे अमीर खुसरो। ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें एक प्रश्न बहुत ही अच्छा बनता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 7 मुगल सुल्तानों का शासनकाल देखा, 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। तो उनमें से तो एक थे अमीर खुसरो, दूसरे थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब पूछा जा सकता है कि बलबन को लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन रहा था? तो आपको पता होना चाहिए कि जब बलबन की बात आती है, बलबन के बारे में भी हमने बताया कि बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया बेगम, तो इतनी सारी जानकारी आपको दी गई है। तो बलबन से संदर्भित जैसे मैंने आपको कुछ तथ्य भी बताए थे कि लौह, रक्त और लौह की नीति अपनाई, तुर्काने चहलगामी को समाप्त किया। तो बलबन अपने आप में महत्वपूर्ण है और ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। अब यदि हम पूछें कि आपको हिंदुस्तान का तोता हो गया अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं भी हैं जो पूछी जाती हैं, उनके बारे में आगे जिक्र किया गया है तो वहीं से ही देख लेते हैं। चलिए ये बताएं, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन? बताएं, इसके जन्मदाता कौन थे? नई फारसी काव्य शैली या सबक ए हिंदी? मतलब अभी मैंने बोला कि खड़ी बोली के विकास में सबसे ज्यादा जो योगदान दिया है वो अमीर खुसरो ने दिया है। तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता के रूप में कार्य किया है, जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अब यहाँ पे 2 सूचियां दी हुई हैं, इनको मिलान करना है। एक तरफ कुछ नाम दिए हुए हैं और एक तरफ कुछ उनकी रचनाओं के नाम दिए हुए हैं, इनको मिलाना है। तो सबसे पहले है तारीख ए फिरोजा शाही। तारीख ए फिरोजा शाही की यदि हम बात करें, यहाँ पे यदि हम देखें तो पहला नाम आता है जियाउद्दीन बर्नी। तो बर्नी ने क्या लिखा था? तारीख ए फिरोजा शाही जो है इसकी जो रचना किया था वो जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। दूसरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है हसन निजामी। हसन निजामी ने क्या किया था? एक रचना थी ताजुल मासिर। ताजुल मासिर की रचना किया था हसन निजामी ने। तीसरा है मिन्हास उस सियाज। मिन्हास उल सियाज है और मिन्हास उल सियाज की यदि हम बात करें तो इन्होंने तारीख ए मुबारक शाही, जो आपका पहला विकल्प है, तारीख ए मुबारक शाही की रचना इन्होंने किया है। और यदि हम बात करें कि याहिया बिन जो अहमद हैं इन्होंने क्या किया है, तो याहिया बिन जो अहमद है याहिया बिन अहमद जो हैं इन्होंने क्या किया है? तारीख ए मुबारक शाही। और अगला जो नाम आता है वो है आपका मिन्हास उल सिराज। तो मिन्हास उल सिराज ने तबकात ए नासिरी लिखी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है कौन सी पुस्तक? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है तारीख ए फिरोजा शाही।
हसन निजामी की बात आती है तो हसन निजामी ने लिखा है ताजुल मासिर, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरे जो इसमें नाम लिख रहा है ये आपका लिखा है याहिया बिन अहमद। याहिया बिन अहमद ने लिखा है तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही याहिया अहमद ने लिखा है। और बात आती है मिनहास उल सिराज ने क्या लिखा है, तो मिनहास उल सिराज ने जो लिखा है वह है तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी जो है इसकी रचना किया है मिनहास उल सिराज ने। तो आप इस तरह से मैच कर सकते हैं और इस प्रकार की रचनाओं के बारे में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ करने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो एग्जामिनर इस तरीके के प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे संगीत वाद्य को हिंदी मुस्लिम वाद्य यंत्रों का श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको हिंदी मुस्लिम वाद्य यंत्रों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? बीड़ा, सारंगी, ढोलक या सितार, इन चारों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन सा सही है? चलिए बताएं इनमें से कौन सा सही है। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम वाद्य यंत्रों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो यदि हम बात करें कि हिंदू मुस्लिम वाद्य यंत्रों का जो सर्वश्रेष्ठ मिश्रण है वो है सितार। सितार के नाम से जाने जाते हैं। और आप जानते हैं अभी मैंने बताया था अमीर खुसरो के बारे में, तो अमीर खुसरो ने जो ईरानी आपका तंबूरा है, ईरानी तंबूरे योम भारतीय बीड़ा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया था। तो इसका आविष्कार करने वाले कौन है? अमीर खुसरो, जिन्होंने 2 चीज़ों को मिलाकर इसका निर्माण किया है। पहला है ईरानी तंबूरा और दूसरा है भारतीय बीड़ा। तो भारतीय बीड़ा और तंबूरे दोनों को मिलाकर सितार का निर्माण किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि हम बात करें कि तबले का प्रचलन भारत में किसने कराया, तो तबले का प्रचलन भी भारत में अमीर खुसरो ने ही कराया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे पुनः कुछ नाम दिए हुए हैं और उनसे संबंधित कुछ कार्य दिए हुए हैं, वो आपको बताना है। जैसे पूछा जा रहा है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में अभी मैंने बताया कि सिंचाई कर इन्होंने लगाया था और इन्होंने नहरों का निर्माण भी कराया था। दूसरा मैंने बताया कि बलबन ने क्या किया था, नौरोज प्रथा को प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यदि हम बात करें तो दीवान ए रियासत विभाग बनाया था। जहांगीर ने क्या किया था, जहांगीर के समय काल में सर थॉमस रो भारत आए थे। तो आसान सा था, इसमें आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला, निम्न यात्रियों को पधारने का क्या अनुक्रम है? निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम है ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए कि इन यात्रियों में से सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले जो आए थे वो आए थे अल बरौनी। किसके साथ आए थे? गजनबी के साथ आए थे। तो सबसे पहले अल बरौनी आए थे गजनबी के साथ। दूसरा इब्न बतूता आए थे किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आए थे। तो दूसरे नंबर पे आपके हो गए इब्न बतूता, पहले पे हो गए अल बरौनी। फिर बात आती है तीसरे नंबर पे कौन आया, तो ट्रेवनियर जो हैं ये शाहजहां के काल में आए थे। तो तीसरे नंबर पे हो गए ट्रेवनियर। और बात आती है मनुची, तो मनुची आते हैं चौथे स्थान पे। इन चारों में सबसे बाद में आए और ये दारा सिकोह के शासन काल में आए थे। तो ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि सबसे पहले अल बरौनी महमूद गजनबी के साथ आया था। यदि इतना पता है तो भी आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे युद्ध कुछ दिए हुए हैं, उनके सन दिए हुए हैं, वर्ष दिए हुए हैं, उनका मिलान करना है कि भाई ये जो युद्ध है ये किस समय काल में हुआ था। सबसे पहले प्लासी का युद्ध, हम इतिहास शुरुआत करते हैं तो प्लासी का युद्ध हमें मिल जाता है। आधुनिक भारत का इतिहास शुरुआत करते हैं तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। यदि हम बात करें किन 2 लोगों के बीच में हुआ था, तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। दूसरा आप देख रहे हैं कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था 268 ईस्वी पूर्व में। और 268 ईस्वी पूर्व में जब ये हुआ था तो इसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो अशोक के शिलालेख हैं उनमें से 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब अगला है कि
हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही चर्चित युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। ये हुआ था 1576 में। किनके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ये आपको कभी नहीं भूलना है। इसके बाद आपका आ जाता है तराइन का युद्ध, और इसमें आपको देखने को मिल रहा है 1152। तो ये तराइन का दूसरा युद्ध है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी की जीत हुई। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और ये 1192 ईस्वी में हुआ था। तो इस आधार पर आप मैच कर सकते हैं। अगला, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। किसकी स्मृति में जो जौनपुर नगर है वो स्थापित किया गया था, यहाँ पे आपको बताना है। तो चलिए बताएं कि जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। अब जौनपुर नगर की बात हो रही है, 4 नाम इसमें दिए हुए हैं, तो आपको बता दें कि जौनपुर जो नगर है ये आपके फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज शाह ने जौनपुर नगर का निर्माण कराया था, स्थापना किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला प्रश्न, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है कौन था? कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था, इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। 4 नाम इसमें दिए हुए हैं, बताइए। इसका सही उत्तर है जैनुल आबदीन। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। और जैनुल आबदीन के बारे में आपको बता दें कि जैनुल आबदीन एक ऐसे शासक थे जिन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर को समाप्त किया, इसके बाद जो हिंदू कि हमारे धर्म ग्रंथ हैं जैसे महाभारत है, महाभारत का इन्होंने अनुवाद कराया। इसके बाद दशावतार है, राज तरंगड़ी है, इन सब का इन्होंने अनुवाद भी कराया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपकी बुलर झील देखने को मिलती है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। बुलर झील में क्या देखने को मिला है? जैना लंका नामक एक द्वीप भी स्थापित किया था। जैना लंका नामक एक द्वीप की स्थापना भी इन्होंने किया था, निर्माण भी इन्होंने किया था। गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल किसने बनवाया था, ये आपको बताना है। गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? सूरज सेन, तेज करण सिंह, मान सिंह, अकबर ने किसके द्वारा गुजरी महल का निर्माण कराया गया था, आपको बताना है। चलिए, गुजरी महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो गुजरी महल का निर्माण कराया था मान सिंह ने। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। अलवर संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, तुलसीदास, सूरजदास द्वारा। इसका सही उत्तर है अलवर जो संत थे इन्हों के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। और आप जानते हैं भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म यदि हम बात करें कि किनके द्वारा हुआ, तो पुनर्जन्म जो हुआ था वो 15वीं 16वीं शताब्दी में हुआ था। भारतीय, आप कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृत में यदि हम देखें तो भक्ति संस्कृत का जो पुनर्जन्म हुआ था वो 14वीं और 15वीं शताब्दी में हुआ था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ था। इसके साथ साथ यदि हम देखें कि किसके शासन काल में, तो शासन काल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन किस, यदि हम देखें कि किस जो उस प्रकार के संत होते थे किसके काल में हुआ था, तो शंकराचार्य थे। शंकराचार्य के समय में हुआ था। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो शंकराचार्य हैं इनका दर्शन जो है उसको क्या कहते हैं, तो आपको बता दें जो शंकराचार्य का दर्शन है इसको बोलते हैं अद्वैतवाद। तो यदि कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं शंकराचार्य, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने? कामरूप में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया, ये आपको बताना है। चलिए, किसने वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया? कामरूप कहाँ पे है? असम में एक स्थान है, तो पूछा जा रहा है वहां पे वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया, तो इसका नाम है शंकरदेव। ठीक है, कामरूप एक स्थान है, असम राज्य में पड़ता है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है आपको बताना है। तो चले बताएं कौन सही सुमेलित है। अद्वैत, तो यहाँ पे कुछ दर्शन दिए हुए हैं और ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं।
जैसे पूछा गया है अद्वैतवाद, अद्वैतवाद किसका प्रतिपादन किसने किया था? तो अद्वैतवाद का जो प्रतिपादन किया था ये किया था शंकराचार्य ने। याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा, 1 नंबर आपका एक प्रश्न फिक्स है। अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था शंकराचार्य ने। विशिष्टाद्वैत की यदि हम बात करें तो इसका रामानुजाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है शुद्ध अद्वैतवाद, तो शुद्ध अद्वैतवाद जो था इसका प्रतिपादन किया था, या आप कह लीजिए द्वैतवाद्वैतवाद, तो इसका किया था वल्लभाचार्य ने। तो वल्लभाचार्य आपको पता होना चाहिए। द्वैतवाद्वैत का जो है ये आपके हैं निम्बकाचार्य, सॉरी द्वैतवाद्वैत हैं इसके हैं निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य हैं जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। तो निम्बकाचार्य हो गए द्वैतवाद्वैत के, विशिष्ट द्वैत के हो गए रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद के हो गए आपके शंकराचार्य। अब एक प्रश्न और बनता है कि द्वैतवाद के किसके हैं? यहाँ पे द्वैतवाद भी दिया है, तो द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं मध्वाचार्य, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 5 आपको रट जाना है कि अद्वैतवाद, इसके प्रतिपादक हैं शंकराचार्य, दूसरा है विशिष्ट द्वैतवाद जिसके प्रतिपादक है रामानुजाचार्य, तीसरा आपका बनता है शुद्ध अद्वैतवाद जिसके प्रतिपादक हैं वल्लभाचार्य, और इसके बाद आपने देखा कि द्वैतवाद्वैत, ये द्वैतवाद्वैत है, द्वैतवाद्वैत के प्रतिपादक आपके हैं निम्बकाचार्य और द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं मध्वाचार्य। तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, याद होना चाहिए। चलिए अगला है कबीर किसके शिष्य थे? इनमें से किसके शिष्य थे कबीर, ये आपको बताना है। चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, रामानुज, तुकाराम, किसके शिष्य थे कबीरदास, ये आपको बताना है। और इसका उत्तर क्या है मैं आपको बता दूं, रामानंद, रामानंद के शिष्य हुआ करते थे कबीर। आगे बात कर लेते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? कौन सा ऐसा संत था जिसका जन्म प्रयाग में हुआ था, ये आपको बताना है। तो बताएं इनमें से कौन सा संत था जिसका जन्म प्रयाग में हुआ था? चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर है रामानंद। रामानंद जो थे इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। अब कुछ जानकारी और कर लेते हैं। जैसे इसमें बोला गया कुंभन दास, कुंभन दास का जो जन्म हुआ था ये हुआ था ब्रजभूमि मतलब मथुरा, ब्रजभूमि मतलब मथुरा में इनका हुआ था जन्म। दूसरा यदि हम देखें तो रामानंद, रामानंद का हुआ था प्रयागराज, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। तीसरा यदि हम देखें रैदास का जन्म कहां पे हुआ था, तो रैदास का जन्म हुआ था वाराणसी, रैदास का जन्म हुआ था वाराणसी। इसके बाद आता है तुलसीदास, तुलसीदास का जन्म हुआ था चित्रकूट, चित्रकूट में तुलसीदास का जन्म हुआ था। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस तरह के भी प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई इस तरह के प्रश्न को कर पाए। तो कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं हमारी परीक्षाओं में जो हमें छोड़ना पड़ता है, तो इसमें घबराना नहीं है। आपकी प्रत्येक परीक्षा में 8 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सामान्य रूप से हर किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। यदि आप ऐसे ही लगा देते हैं तो शायद ही सही हो जाए, लेकिन नहीं पता होता तो उससे घबराना नहीं चाहिए। पेपर जो बनता है उसमें कुछ प्रश्न ऐसे डाले जाते हैं कि जो परीक्षार्थी है उस पर दबाव बने और वो गलत कर बैठे। अब इसका है बीजक के रचयिता कौन थे? चलिए बताएं, बीजक के रचयिता कौन थे आपको बताना है। और बीजक के बारे में मैं बता दूं तो जो कबीरपंथी संप्रदाय है, तो कबीरपंथी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनका जो मुख्य ग्रंथ है, जैसे प्रत्येक धर्म का एक ग्रंथ होता है, तो कबीरपंथी जो अनुयायी हैं उनका जो ग्रंथ है उसको बोलते हैं बीजक। और बीजक में क्या किया गया है, कबीरदास के दोहों का संकलन किया गया है, उसको बोलते हैं बीजक। तो इसको आप कह सकते हैं कबीरदास। चलिए आगे। और कबीरदास की कुछ रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे शबद, साखी, रामायणी, 3 आपको महत्वपूर्ण पता होना चाहिए कि ये आपकी कबीरदास की रचनाएं हैं। और यहाँ से संदर्भित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कबीरदास और धर्मदास के बीच जो संवाद हुआ था उसका संकलन कहाँ पे किया गया, किस नाम से किया गया? तो कबीरदास और धर्मदास के बीच जो संवाद हुआ था उसका जो संकलन था वो अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत किया गया। तो यदि आपसे कभी पूछा जाए कि कबीरदास और धर्मदास के मध्य जो संवाद है उसका संकलन किसके अंतर्गत किया गया, तो आपको याद रखना है अमर मूल। अब इस प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें बोला गया भक्ति संतों का सही कालक्रमान लगाएं कि सही किस प्रकार से किसका जन्म हुआ है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो सबसे पहले आते हैं कबीरदास। क्यों आते हैं? क्योंकि कबीरदास का जन्म 1398 के आसपास हुआ था। दूसरे पे आते हैं गुरु नानक।
गुरु नानक क्यों आते हैं? क्योंकि इनका जन्म 1469 के आसपास हुआ था। तीसरे संत आते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 के आसपास हुआ था। चौथे पे आते हैं मीराबाई, जितने इसमें नाम दिया है, और मीराबाई हैं 1498 की जन्मी। तो ये चार क्रम है। सबसे पहले कबीरदास, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, तो ये विकल्प आपका सही है। ठीक है। अगला है तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे, ये आपको बताना है। बताएं किस शासक के समकालीन थे तुलसीदास, ये आपको बताना है। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे, ये आपको बताना है। चलिए बताएं। इसका सही उत्तर है अकबर तथा जहांगीर। तुलसीदास जो थे वो अकबर और जहांगीर के साथ के थे, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। और आप जानते हैं रामचरित नामक जो हमारा ग्रंथ है, रामचरितमानस, उसके जो रचयिता हैं वो तुलसीदास हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है। अब एक प्रश्न और बन सकता है कि जो संप्रदाय थे, जैसे नामदेव जो थे, नामदेव का नाम काफ़ी आता है, तो नामदेव का कौन सा संप्रदाय था? तो इनका बरकरी संप्रदाय था नामदेव का। ये आपको पता होना चाहिए कि नामदेव जो थे, इनका जो समुदाय था वो था बरकरी समुदाय था नामदेव का। और जो नामदेव थे, ये पूछा जाता है कि कौन से धर्मगुरु, कौन से सूफी संत उस समय के थे जिनका झुकाव इस्लाम धर्म की तरफ था, जो इस्लाम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो उसमें आपको टिक करना है कि नामदेव, क्योंकि जो नामदेव हैं ये इस्लाम धर्म से बहुत ही प्रभावित थे। ठीक है। चलिए, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? चिश्तिया संप्रदाय का प्रमुख सूफी संत कौन था, ये आपको बताना है। तो चार विकल्प आपके पास हैं: शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीमुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया। इसका जो सही उत्तर है ये है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये चिश्तिया संप्रदाय के प्रमुख थे। अब चिश्तिया संप्रदाय के प्रमुख थे तो कुछ जानकारी आपको और पता होना चाहिए कि जैसे कि शेख जो हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती हैं ये किसके समय काल में भारत आए? तो आपको बता दें ये मोहम्मद गोरी के सेना के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गोरी के सेना के साथ बाहर आए थे और आकर अजमेर में बस गए थे। इसीलिए आप देखते होंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी अजमेर में देखने को मिलती है। अब आप जानते हैं कि इनको क्या बोला जाता है कि चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत। अब एक प्रश्न और भी बनता है कि सूफीवाद की जो चिश्तिया शाखा है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ख्वाजा अबू अब्दाल। कौन थे? ख्वाजा अबू अब्दाल। ये क्या थे? ये संस्थापक हुआ करते थे, ख्वाजा अबू अब्दाल। यदि आपसे पूछा जाए तो आपको ख्वाजा अबू अब्दाल पे टिक करना है। ठीक है। और एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे नाम आपको देखने को मिल रहा है निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे पूछा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे बाबा फरीद के। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। और इनकी दरगाह आपको दिल्ली निजामुद्दीन शहर में निजामुद्दीन स्थान पर देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि निजामुद्दीन औलिया ने 7 शासकों का शासनकाल भी देखा था। इसके बारे में अभी हमने बताया था कि अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत का सादी कहा जाता है? भारत का सादी किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। किसे भारत का सादी कहा गया है? अमीर हसन, अमीर खुसरो, अबी ताबिल कलीम और अगला जो भी नाम दिया है, तो इनमें से किसे भारत का सादी कहा गया है ये आपको बताना है। चले बताएं, भारत का सादी किसे कहा गया है? इनमें से भारत का सादी किसे कहा गया है? अपनी उच्च गजलों के कारण अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। ठीक है। अगला है, यहाँ पे कुछ मिलान करना है। जैसे कुछ यहाँ पे बोला गया है कि संप्रदाय दिए हुए हैं और कुछ नाम दिए हुए हैं। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और आपको अभी बताया गया कि चिश्ती जो समुदाय था उसके प्रथम सूफी संत थे, तो ये तो संबंधित हो गए चिश्तिया संप्रदाय से। दूसरा है शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी की यदि हम बात करें तो ये नक्शबंदिया संप्रदाय था जिससे जुड़े हुए थे। फिर आता है दारा शिकोह।
दारा शिकोह, यहाँ पे छारा लिखा है, दारा शिकोह है। और दारा शिकोह की यदि हम बात करें तो ये कादरिया संप्रदाय से संदर्भित हैं और शेख शहाबुद्दीन ये सुहरावर्दिया से संबंधित हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए, संप्रदायों से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में इस समय देखे जा रहे हैं, तो ये भी आपको नोट करना चाहिए। और यदि आपने पहले से पढ़ा है तो प्लीज़ खुशी खुशी अच्छे मन से एकदम फ्रेश होकर रिवीजन करते जाएं, कहीं भी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? कृष्ण को औलिया के रूप में किसने माना, ये आपको बोला गया है। तो कृष्ण को औलिया के रूप में किसने माना? उनका नाम है शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आप जानते हैं कि कृष्ण के जीवन पर एक काव्य रचित किया गया जिसका नाम है प्रेम वाटिका, ये भी आपको पता होना है। कृष्ण के जीवन पर आधारित काव्य है जिसका नाम है प्रेम वाटिका। और प्रेम वाटिका के बारे में यदि हम बात करें तो रसखान द्वारा ये रचित है, ठीक है। तो रसखान ने इसकी रचना किया है प्रेम वाटिका, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ चीज़ें और इसमें देख लेते हैं, जैसे एक पूछा जाता है 12 मासा कि 12 मासा के लेखक कौन है? 12 मासा के लेखक कौन है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 12 मासा के लेखक के बारे में बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी इसके लेखक हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 12 मासा के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और आप जानते हैं कि पद्मावत जो है, पद्मावत का ही एक भाग है ये भी आपको पता होना चाहिए कि अलग नहीं है, पद्मावत का ही एक भाग है जिसकी रचना किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये आपको पूछा गया है कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें से पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था, ये आपको बताना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 4 विकल्प दिए हैं, बाबर और राणा सांगा, हेमू और मुगल, हुमायूं और शेर खान, बाबर और इब्राहिम लोदी, किनके मध्य हुआ था ये आपको बताना है। तो चारों विकल्पों में से आपको सही चुनाव करना है। और यदि मैं बताऊं तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसकी बात करें तो लगभग 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो इसका डी विकल्प सही है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में ये युद्ध आपको हुआ था। और यदि हम देखें तो पानीपत का प्रथम युद्ध किन संदर्भों में महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहली बार पानीपत के प्रथम युद्ध में ही तोपों का प्रयोग किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए कि तोपों का प्रयोग सबसे पहले यहाँ पे किया गया। दूसरा, बाबर ने सबसे पहले, बाबर की एक नीति थी जिसको बोलते हैं तुल गया युद्ध नीति, तुल गया युद्ध नीति। तो तुल गया युद्ध नीति का पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है बाबर से संदर्भित कि बाबर ने सर्वप्रथम किस युद्ध में जिहाद की घोषणा की, कि जिहाद की घोषणा बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम की, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब बात आ रही जिहाद की घोषणा सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया, तो खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध में सर्वप्रथम बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। खानवा का जो युद्ध था उसमें सर्वप्रथम जिहाद की घोषणा हुई थी। और यदि हम बात करें कि ये युद्ध किसके बीच हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध हुआ था, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों के। तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों में 4 नाम दिए हुए हैं, इनका सही क्रम आपको लगाना है। तो चलिए मैं देख लेता हूं सबसे पहले कौन सा आता है। सबसे पहले हुमायूं ने जो युद्ध किया था वो था देवरा का युद्ध। और देवरा का जो युद्ध था ये जो अफगान विद्रोही थे उनसे लड़ने के लिए किया गया था। तो हुमायूं ने अफगान विद्रोहियों से लड़ने के लिए, उनको परास्त करने के लिए देवरा का युद्ध लड़ा था। दूसरा था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध दूसरे नंबर पे आता है। चौसा का युद्ध यदि हम बात करें तो शेर शाह से पराजित हुए थे हुमायूं।
शेर शाह सूरी थे जिनसे पराजित हुए थे हुमायूं, तो मतलब चौसा का जो युद्ध था ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है कन्नौज का युद्ध। अब कन्नौज का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? कन्नौज का युद्ध भी लड़ा गया शेर शाह सूरी के बीच और हुमायूं के बीच। यहाँ भी क्या हुआ कि शेर शाह से हुमायूं पराजित हुए। इसके बाद चौथा युद्ध क्या था? चौथा युद्ध था सरहिंद, और ये हुमायूं के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि सरहिंद के युद्ध से ही हुमायूं ने अपनी जो सत्ता थी उसको पुनः हासिल किया था। तो सरहिंद का जो युद्ध है वो हुमायूं के संदर्भ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम किसने चलाया, ये आपकी बात यहाँ पे हो रही है। तो स्वर्ण मुद्रा के संदर्भ में यदि हम देखें 4 नाम दिए हुए हैं, अकबर, हुमायूं, शाहजहां और शेरशाह। तो इसका सही उत्तर है हुमायूं। हुमायूं ने सबसे पहले जब सल्तनत का एक बार कहें हम कि उत्सव जो है जो उसका चरमोत्कर्ष पर जब पहुंचा सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, तो सबसे पहले हुमायूं ने स्वर्ण मुद्रा जारी किया, ये आपको पता होना चाहिए। बाद में शेर शाह सूरी ने भी स्वर्ण मुद्रा जारी किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हुमायूं ने किया था, इसलिए आप हुमायूं को टिक करेंगे। और आपको बता दें कि जो हुमायूं का मकबरा है ये आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में। अब हुमायूं का मकबरा दिल्ली में देखने को मिलेगा तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि इसका निर्माण किसने कराया? तो इनकी पत्नी थी जिनका नाम था हाजी बेगम। हाजी बेगम जो हुमायूं की पत्नी थी, उन्होंने हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में कराया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है सोने के सिक्के की, तो चांदी के सिक्के की भी बात कर लेते हैं। तो चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया? यदि हम बात करें तो शेर शाह सूरी ने सर्वप्रथम चांदी का सिक्का जारी किया था, ये आपको पता होना चाहिए। सर्वप्रथम चांदी के सिक्का जारी करने वाला दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वो था आपका शेर शाह। और आप जानते हैं शेर शाह जो सूरी है, इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी कालिंजर के युद्ध में। कालिंजर के युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी और सासाराम एक स्थान है जहां पर इनका मकबरा देखने को मिलता है। तो इतनी जानकारी शेर शाह के लिए भी आपको पता होना चाहिए, पर्याप्त है। अगला, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की, ये आपको बताना है। यहाँ पे कुछ विकल्प आपके दिए हुए हैं, उन्हीं में से आपको चुनाव करना है। तो चलें बताएं, सबसे पहले किस शासक ने ये किया है ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके पास दिए हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी या अकबर। तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलें, तो इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहला जो आता है पट्टा कबूलियत की व्यवस्था, ये शेर शाह सूरी ने प्रारंभ किया था। तो इसका उत्तर सही हो गया शेर शाह सूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता कभी भी स्वीकार नहीं की? हर किसी को पता है, ठीक है, किसने नहीं स्वीकार किया था? आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या बीकानेर। तो आप देखेंगे कि मेवाड़ के जो शासक थे राणा प्रताप ने, इन्होंने कभी भी अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें तो आप देखेंगे कि राणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध भी हुआ था जिसको बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसका उद्देश्य था कि राणा प्रताप को मुगल सत्ता के अधीन, दिल्ली सल्तनत के अधीन लाना। अगला, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन हुआ करता था? सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था इस समय में, ये बात की जा रही है। तो सैनिक विभाग का प्रमुख कौन हुआ करता था अकबर के शासनकाल में? मीर बख्शी जो थे, मीर बख्शी को बोला जाता था सैन्य विभाग का प्रमुख। अब कुछ चीजें और आपको पता होना चाहिए, जैसे यदि हम बात करें सैन्य शासन की, यदि हम बात करें मीर बख्शी के सेनापति की या सैन्य का जो कार्यक्रम होता था उसको देखभाल करने वाले मीर बख्शी हुआ करते थे, सैनिक व्यवस्था, सैनिक कार्यक्रम से संबंधित। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जैसे यदि हम बात करें कि जो सैन्य व्यवस्था थी इस समय में वो किस प्रकार की हुआ करती थी। तो जो सैन्य व्यवस्था इस समय हुआ करती थी वो मनसबदारी पर आधारित थी, मनसबदारी पर आधारित व्यवस्था थी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अकबर के समय काल में मनसबदारी पर आधारित सैन्य व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इसी समय काल में घोड़ों को दागने की प्रथा
प्रारंभ की गई थी। घोड़ों को दागने, एक चिन्ह लगाने या दागने की प्रथा भी प्रारंभ की गई थी, जिससे जो मनसबदार होते हैं वो एक घोड़े को एक से ज़्यादा बार प्रदर्शित ना कर सकें, और इस प्रकार से क्या था, राजस्व की बचत भी होती थी, लूटपाट कम होती थी। इसके बाद यदि हम देखें तो भू राजस्व वसूली के लिए जो अकबर ने एक प्रणाली प्रारंभ किया था उसको बोलते थे जाप्ती प्रणाली। तो जाप्ती प्रणाली भी इन्होंने प्रारंभ किया था भू राजस्व के लिए। यह भी पूछा जा सकता है कि जाप्ती प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि यदि पूछा जाए कि मनसबदारी जो व्यवस्था है, मनसबदारी जो प्रथा है, ये कहाँ से भारत में आई, तो ये भारत में आई थी मंगोल से। चंगेज खां के द्वारा, चंगेज खां जहाँ पे शासन करता था वहाँ पे मनसबदारी व्यवस्था थी, तो उसी को कॉपी उस समय में अकबर के द्वारा किया गया और भारतीय भूभाग में लागू किया गया। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। टोडरमल ने किस क्षेत्र विशेष में ख्याति प्राप्त की, यहाँ पे आपको देखना है। और आपका सही उत्तर जो है ये है भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व जो व्यवस्था उस समय की हुआ करती थी उसको बोला जाता था टोडरमल प्रणाली, क्योंकि इसके जो एक प्रकार से देखें, इसको लागू करने वाले जो थे, इस व्यवस्था को जन्मदाता कह लीजिए, तो वो टोडरमल हुआ करते थे, जिसके नाम पे इस व्यवस्था का नाम ही टोडरमल के नाम पर रख दिया गया। और ये क्या था, मालगुजारी को सुधारने से संबंधित व्यवस्था थी, भू राजस्व से संबंधित व्यवस्था थी, एक प्रकार की कर प्रणाली थी जिसको बोला जाता था टोडरमल बंदोबस्त। तो टोडरमल बंदोबस्त क्या थी, भू राजस्व से संबंधित थी। अगला है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया। दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया ये आपको बताना है। और दीन ए इलाही क्या था कि दीन ए इलाही में सभी धर्मों के सिद्धांतों को समाहित किया गया था। सभी धर्म के जो मूल सिद्धांत होते हैं उनको समाहित किया गया था, और ये 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया आपको बताना है। तो बताएं, सुलह ए कुल का सिद्धांत निजामुद्दीन, अकबर, जैनुलाब्दीन या शेख नसीरुद्दीन चिराग। तो इसका भी उत्तर है अकबर। इसका उद्देश्य क्या था कि जो सभी धर्म हैं, जो सभी लोग हैं, उनका जो व्यवहार है वो शांतिपूर्ण व्यवहार रहे। तो शांतिपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए अकबर ने सुलह ए कुल की नीति प्रतिपादित किया। अगला, अकबर द्वारा बनाई गई कोई सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। कौन सी इमारत है, यहाँ पे गलत लिखा है, कौन सी इमारत का नक्शा जो है वो बौद्ध विहार की तरह है, ये आपको बताना है। तो अकबर ने जो ज़्यादातर निर्माण कराया है वो कराया है फतेहपुर सीकरी में। तो इनमें से फतेहपुर सीकरी से संदर्भित कौन है, आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो बताएं इनमें से कौन सा है। तो इनमें से आपको देखने को मिलेगा पंचमहल। तो पंचमहल आपका सही उत्तर है, जिसका जो नक्शा है वो एक बौद्ध विहार के समय में, बौद्ध विहार के समान है। ठीक है, अगला, यहाँ पे कुछ कूट दिए हुए हैं, सम्राट और मकबरा, उसको मिलान करना है। चलिए बताएं, जैसे दिया है बाबर का मकबरा कहाँ पे है। बाबर का जो मकबरा था ये आपके था काबुल में। ठीक है, दूसरा है अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। ठीक है, फिर बात आती है जहांगीर का मकबरा है लाहौर में और शाहजहां का मकबरा है आगरा में। ठीक है, तो आसानी से आप कर सकते थे कि बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में, अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा है लाहौर में और शाहजहां का मकबरा है आगरा में। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था। अकबर के समय काल में फारसी का अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था, ये आपको बताना है। तो बताएं किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था। तो इसका सही उत्तर है फैजी के निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था। और यदि हम देखें तो महाभारत का जो विभिन्न फारसी अनुवाद था उसको जो है किस शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया, रज्मनामा शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। तो ये भी पता होना चाहिए कि रज्मनामा शीर्षक के अंतर्गत महाभारत का फारसी अनुवाद प्रस्तावित किया गया था, प्रचलित किया गया था। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि महाभारत हो गया कि रामायण का भी अनुवाद हुआ था क्या, जी हाँ, रामायण का भी अनुवाद हुआ था। किसने किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा जो है रामायण का अनुवाद किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 60।
जिस मध्यकालीन भारतीय ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वो कौन है? जिस मध्यकालीन भारतीय ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वो इनमें से कौन है, आपको बताना है। तो चलिए बताइए कि कौन है। इसका सही उत्तर है आपका अबुल फजल, डी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दो अस्पा योमसिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया? दो अस्पा योमसिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया? तो आपको बताना है। सबसे पहली बात बता दें कि इसको शुरू किया था जहांगीर ने। अब जहांगीर ने शुरू किया है तो दो अस्पा क्या है, सिंह अस्पा क्या है? दो अस्पा का मतलब था कोई भी जो मनसबदार है उसके पास जो सवार हैं वो सवार से 2 गुना ज़्यादा घोड़े रखेगा। सिंह अस्पा का मतलब था कि जो मनसबदार था वो सवार से 3 गुना ज़्यादा घोड़े रखेगा। मतलब यदि कोई एक सवार है तो उसके पास 2 घोड़े होने चाहिए। यदि किसी के सिंह अस्पा के अंतर्गत यदि हम देखें तो कोई एक सवार है उसके पास 3 घोड़े होने चाहिए। तो किसने शुरू किया था? जहांगीर ने शुरू किया था। अब जहांगीर ने शुरू किया था तो कुछ चीज़ें और आपको बताएंगे जहांगीर के बारे में कि जहांगीर ने क्या कर दिया कि जो मनसबदारों को जागीरें दी जाती थी वो आनुवांशिक नहीं दी जाती थी। पहले आनुवांशिक दी जाती थी लेकिन इन्होंने बाद में खत्म कर दिया। अगला है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया ये आपको बताना है। तो इसको किया था हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आए थे जिनको खान की उपाधि से सम्मानित किया था। और आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सर्वप्रथम जहांगीर के दरबार में भेजा था अपना दूत, राजदूत, वो थे आपके विलियम हॉकिंस। और इनको भेजा किसने था? जेम्स प्रथम ने। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था। अगला, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? तो इसका संबंध है जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के दरबार में पश्चिमियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? बहुत सारे चित्रकार थे क्योंकि जो चित्रकला थी यदि हम देखें तो जहांगीर के शासनकाल में ही जो मुगल चित्रकला थी वो अपने शिखर पर पहुंची थी। तो जहांगीर जो है चित्रकला में बहुत रुचि लेते थे जिसके कारण चित्रकला इस समय काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। तो कौन से थे चित्रकार इनके समय में? तो इनके समय में जो चित्रकार थे उनका नाम था मंसूर। जो सबसे प्रमुख चित्रकार थे उनका नाम था मंसूर। अगला, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किसी एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी गई? इसका भी सही उत्तर है मंसूर। ठीक है, तो जहांगीर के समय काल में मंसूर एक प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहां पर स्थित है? गोविंद महल कहां पर स्थित है आपको बताना है। गोविंद महल की बात हो रही है, विशेषकर जो मध्य प्रदेश से जुड़े हैं आप सब जानते होंगे, ये दतिया में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ पे है अकबर का मकबरा सिकंदरा, ठीक है। जहांगीर का मकबरा शहादरा, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती की मकबरा फतेहपुर सीकरी, क्या ये सही है? यदि हम बात करें अभी देख लेते हैं। अगला है शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, ये आपका गलत हो जाता है क्योंकि शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है मकबरा है वो दिल्ली में है। ठीक है, अगला, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? इस अभियान का उद्देश्य क्या था? टाइपिंग में यदि कहीं पे कमी होती है तो उसको सही कर लिया करें। ठीक है, टाइपिंग को इग्नोर किया करें। तो बताएं इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो काबुल की सीमा है हमारी, क्योंकि ज़्यादातर आक्रमण उसी सोर्स से हो रहे हैं, उसी क्षेत्र से हो रहे हैं, तो उस क्षेत्र विशेष में कोई ऐसा मित्र राष्ट्र स्थापित कर देना, कोई ऐसा मित्र शक्ति वहाँ पे बना देना जिसे बफर स्टेट के रूप में वो स्टेट काम करे और हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित रख सकें। तो यहाँ पे क्या था कि काबुल से सटे बल्ख और वंदकता में एक मित्र शासक को लाना। अगला, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? वो कौन था? बनारस के पंडितों का नेतृत्व किसने किया ये आपको बताना है और ये उत्तर है आपका कबींद्राचार्य। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला, यहाँ पे कुछ स्मारक हैं और उनके निर्माता हैं तो उसको आपको मैच करना है। जैसे बोला जा रहा है अलाई दरवाज़ा दिल्ली,
तो अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दूसरा है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसने बनाया? क्योंकि बात आ रही है फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी में ज्यादातर जो निर्माण है वो अकबर के द्वारा कराए गए हैं। तीसरा है मोती मस्जिद आगरा। मोती मस्जिद जो आगरा है इसको भी बनवाया है शाहजहां ने, सत्य है। तीसरा है मोती मस्जिद दिल्ली। मोती मस्जिद दिल्ली को भी बनवाया है औरंगजेब ने, ठीक है। तो इसमें यदि हम देखें तो कुछ चीजें आपको समझनी होगी कि मोती मस्जिद जो है ये बनवाया है शाहजहां ने, और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है इसको बनवाया है आगरा में, सॉरी औरंगजेब ने। तो इसका मतलब 1 2 3 4 सभी सही मैचिंग है, सी विकल्प सही उत्तर है, सारों के चारों सही दिए हुए हैं। अगला, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसके समय काल में हुआ था बताएं, और किसके द्वारा किया गया था? यदि हम बात करें तो दारा शिकोह द्वारा किया गया है, ठीक है। अनुवाद दारा शिकोह द्वारा किया गया है, लेकिन किसके शासन काल में यदि हुआ, यदि हम इसकी बात करें तो शासन काल की जब बात करेंगे तो आप बोलेंगे शाहजहां। शाहजहां के शासन काल में हुआ है, लेकिन अनुवाद दारा शिकोह द्वारा किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो दारा शिकोह थे ये हिंदू धर्म जो ग्रंथ हुआ करते थे, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था दारा शिकोह, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल कला का स्वर्ण युग कहा? किसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल कला का स्वर्ण युग कहा, आपको बताना है, बताएं। शाहजहां के शासनकाल को किसने मुगल कला का स्वर्ण युग कहा? यदि हम इसकी बात करें तो इनका नाम है A.L. श्रीवास्तव, सी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? सिजदा को किसने समाप्त किया ये आपको बताना है, बताएं। सिजदा को किसने समाप्त किया? सिजदा को समाप्त कर दिया जो सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस जो दो प्रथा थी, जमीन पर लेटकर जो है प्रणाम करना और चरण को चूमना, उसी में से थी, और इसको समाप्त किया शाहजहां ने। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? कौन सा ऐसा सम्राट है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? एक तो राज्याभिषेक हुआ था दिल्ली में, ठीक है, और दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ था एक युद्ध के बाद हुआ था जिसको बोलते हैं खानवा का युद्ध, ठीक है। तो खानवा का युद्ध में सफल जब हुए थे, पहला तो दिल्ली में हुआ, दूसरा भी दिल्ली में हुआ, लेकिन खानवा के युद्ध में सफल होने के बाद हुआ, और वो शासक थे औरंगजेब, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। धर्मठ का युद्ध अपने आप में महत्वपूर्ण है, बताएं। धर्मठ का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी, जयचंद, बाबर अफगान, औरंगजेब, दारा शिकोह, बताएं इनमें से कौन सा है? तो आपको बता दें कि जो धर्मठ का युद्ध था ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में था, सी विकल्प आपका सही उत्तर है, और इसमें औरंगजेब की जीत हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल शाहजहां जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया वो कौन था? किसने श्रीनगर और गढ़वाल में आश्रय लिया? 4 नाम दिए हुए हैं, सुलेमान शिकोह, दारा शिकोह, औरंगजेब और मुराद। तो इसका सही उत्तर है सुलेमान शिकोह ने जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो है एक प्रकार से देखें तो आश्रय लिया था, ठीक। तो डी विकल्प सही उत्तर है। अगला, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? पुरंदर की संधि कब हुई थी यहाँ पे बात की जा रही है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पुरंदर की संधि की बात हो रही है तो किसके शासनकाल में हुआ था? जय सिंह, दिलेर खां, जसवंत सिंह, किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजा जय सिंह थे, राजा जय सिंह के संदर्भित है पुरंदर की संधि। और आपको बता दें 1665 ईस्वी में जो ये संधि हुई थी ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की तरफ से यहाँ पे राजा जय सिंह भेजे गए थे, और राजा जय सिंह जो भेजे गए थे और औरंगजेब की तरफ से भेजे गए थे, इसलिए औरंगजेब आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो औरंगजेब के बारे में कुछ बेसिक जानकारी कर लेते हैं। जैसे इसको बोला जाता था जिंदा पीर, जिंदा पीर का जो उपनाम था वो था औरंगजेब का, और इसी के समय में सबसे ज़्यादा जो सेनापति थे मुगल सेना में वो हिंदू हुआ करते थे। मतलब औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा जो सेनापति थे वो हिंदू थे। इसके साथ साथ इन्होंने जजिया कर पुनः लगा दिया, जजिया कर पुनः लगाया था, और साथ साथ इन्होंने क्या किया
कि जो जजिया समाप्त किसने किया था, अकबर ने समाप्त किया था और इन्होंने पुनः लगा दिया। और एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि जब औरंगजेब की बात आती है तो औरंगजेब के कुछ अभियान हैं जो आपको पता होना चाहिए, अभी आगे इसकी चर्चा की गई है, तो जैसे भी आता है तो उसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। अगला, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? इनमें से कौन सा मकबरा है जिसको द्वितीय ताजमहल कहते हैं? कौन सा मकबरा है जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, ये आपको बताना है। अनारकली, एतमाउद्दौला, राबिया-उद-दौला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ये आपका है राबिया-उद-दौला। राबिया-उद-दौला का जो मकबरा है इसी को बोला जाता है बीबी का मकबरा। तो बीबी का जो मकबरा है इसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने और इसको द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी जाती है। औरंगजेब ने किसको साहिबात उल जमानी की उपाधि प्रदान की? इनमें से किसको साहिबात उल जमानी की उपाधि प्रदान की? 4 नाम आपको दिए हुए हैं, इन चारों नामों में से टिक करना है। तो इसका सही उत्तर है जहां आरा। ठीक है, जहां आरा कौन थी यदि हम बात करें तो जहां आरा जो शाहजहां थे, शाहजहां की सबसे छोटी पुत्री थी जहां आरा, ये भी आपको पता होना चाहिए। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया है? लाल किले में मोती मस्जिद की बात हो रही है, तो दिल्ली के लाल किले में जो संगमरमर की मोती मस्जिद है उसकी निर्माण की यदि हम बात करें तो किसके द्वारा की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। अकबर ने कराया, जहांगीर ने कराया, शाहजहां ने कराया, औरंगजेब ने। अभी आपने मोती मस्जिद के बारे में देखा था, 3 से 4 प्रश्न अभी आपने मोती मस्जिद से संबंधित देखे हैं। तो ये जो प्रश्न है इसका जवाब आप देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे कि दिल्ली में लाल किले के अंदर संगमरमर की जो मस्जिद है जिसको मोती मस्जिद बोलते हैं उसका निर्माण किसने कराया। पूर्व में यदि आपको ध्यान होगा तो अभी बताया गया है, जब मैचिंग का आया था तो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से जवाब दे सकते हैं और देना पड़ेगा। अगला, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? जब मुगल शासन था भारत में उस समय जिले को किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पे कुछ विकल्प दिए हैं, आहर, विश्यास, सूबा या सरकार। तो मुगल शासन के दौरान जो जिला होता था उसको सरकार नाम से जानते थे, सरकार नाम से जिला जानते थे। और जो सेना का प्रधान होता था, अभी आपने देखा था कि मीर बख्शी हुआ करता था, तो मीर बख्शी सेना का प्रधान हुआ करता था। और आप जानते हैं कि जो मुगल सेना थी उसमें एक चिकित्सक भी थे और इन चिकित्सक का नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। मुगल सेना में जो चिकित्सक हुआ करते थे इनका नाम था निकोलाओ मनुची। निकोलाओ मनुची क्या थे? जो आपकी मुगल सेना थी वहाँ पे एक चिकित्सक थे और इनकी भूमिका बहुत ही अच्छी थी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था ये आपको बताना है, तो बताएं मुहतसिब क्या था? मुहतसिब यदि हम बात करें तो लोक आचरण अधिकारी था, कि जो अधिकारी हैं वो जनता से उचित व्यवहार करें, जनता हित में, प्रजा हित में सोचें, तो उसके लिए एक लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था जिसको मुहतसिब के नाम से जानते थे। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया कौन था? किसने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया ये आपको बताना है, तो बताएं तंबाकू के प्रयोग का निषेध किसने किया? आप जानते हैं तंबाकू जो आया था पुर्तगालियों द्वारा आया था और पुर्तगालियों ने 1605 ईस्वी में तंबाकू को भारत पहुंचाया था। और यदि हम देखें तो 1617 ईस्वी में ये बैन भी हो गया था। और किसने बैन किया था यदि हम बात करें तो जहांगीर ने बैन किया था। तो तंबाकू को बैन करने वाला जो शासक है वो आपका जहांगीर। अगला, मुगल शासक में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तांबे के सिक्कों को क्या बोलते थे आपको बताना है। तो तांबे का जो सिक्का होता था उसको बोलते थे दाम। दाम तांबे का सिक्का मुगल शासनकाल में हुआ करता था। और आपको बता दें कि यदि हम पूछ लें कि जो टकसाल का अधिकारी होता था मुगल शासनकाल में उसको क्या कहते थे, तो उसको कहते थे दरोगा। और यदि हम बात करें कि यहाँ पे रुपया लिखा है तो मुगल काल में जो चांदी का सिक्का हुआ करता था तो चांदी के सिक्के को बोलते थे रुपया। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यदि हम बात करें दाम क्या है, तो दाम आपका क्या हो गया? तांबे का सिक्का हो गया। चांदी के सिक्के को रुपया कहते थे। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था ये आपको बताना है। तो मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया? हुमायूं ने किया था। हुमायूं आपको टिक करना है। और आप जानते हैं कि हुमायूं की यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो दास्तान ए अमीर हमजा, ये आपको पता होना चाहिए क्या है, मैं बताता हूं अभी। दास्तान ए अमीर
हमजा। इसमें क्या था, इसमें हुमायूं और अकबर का चित्रांकन किया गया है और इसको किसने किया है यदि हम बात करें तो अब्दुल समद ने किया है। अब्दुल समद ने इसका चित्रांकन किया है जिसको बोलते हैं दास्तान ए अमीर हमजा, जिसमें हुमायूं और अकबर का चित्रांकन किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। और आपका एक प्रश्न और मैंने बहुत बार रिपीट किया, 3 से 4 बार, कि मुगल काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंची थी? जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य यंत्र बजाने पर औरंगजेब की दक्षता थी? मतलब औरंगजेब इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र था जिसको बजाता था? तो औरंगजेब आप जानते हैं कि इन्होंने जो है संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन फिर भी ये एक वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे जिसका नाम था बीना। तो बीना बजाते थे औरंगजेब, लेकिन इन्होंने संगीत को पूर्णतः प्रतिबंधित अपने राज्य क्षेत्र में कर दिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? तो ये बाबर की पुत्री थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं, बाबर की पुत्री थी और मुगल काल का इन्होंने वर्णन इसमें किया है। और आप जानते हैं कि इन्हीं की रचना है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा भी गुलबदन बेगम की रचना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मदरसा ए बेगम किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। मदरसा ए बेगम या खैर उल मजिल, खैर उल मजिल, दोनों एक ही नाम है। चाहे आप बोलें मदरसा ए बेगम या खैर उल मजिल, दोनों एक ही नाम है। और इसकी जो शुरुआत की थी वो किया था माहम अनगा ने। माहम अनगा ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, बी विकल्प सही उत्तर है। चलिए आगे, अगला प्रश्न आपका है, ये आपके कुछ नाम दिए हुए हैं, इनको मैच करना है। जैसे आलमगीर नामा, तबकाते अकबरी, चहार चमन, इकबाल नामा जहांगीर। तो इनमें से यदि हम देखें तो सबसे पहले अगर आलमगीर नामा आपका आता है पुस्तक, तो आलमगीर नामा के लेखक कौन हैं? ये हैं मिर्ज़ा मोहम्मद, इसमें शायद नाम नहीं दिया है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। ये मुंशी नहीं है, ये मिर्ज़ा है, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम इसका सही उत्तर है आलमगीर नामा की। दूसरी पुस्तक है तबकाते अकबरी। तबकाते अकबरी जो पुस्तक है इसके लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। तबकाते अकबरी पुस्तक के लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। तीसरी पुस्तक आपकी है चहार चमन, और चहार चमन के जो लेखक हैं इनका नाम है चंद्रमान ब्राह्मण। चंद्रमान ब्राह्मण जो हैं ये चहार चमन के लेखक हैं। इसके बाद अगली जो आपकी पुस्तक है ये है इकबाल नामा जहांगीरी, जिसके लेखक हैं मुअत्तमद खां। ठीक है, तो ये आपके नाम कुछ हैं जो आपके पते होने चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला, मुगलों की अदालत में भाषा कौन सी थी? तो मुगलों की भाषा कौन सी थी? बहुत ही आसान है, एक ही भाषा इनकी थी जो अदालत में भी थी और राजकीय भाषा भी थी, वही एक ही थी। तो ये क्या थी? फारसी भाषा इनकी थी। ठीक है, चले इसको बताएं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, औरंगजेब की मृत्यु, अकबर की मृत्यु, कुछ सन दिए हुए हैं जो आपको मैच करने हैं। जैसे हम बात करें पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1761 ईस्वी में। 1761 दिया है, जी हाँ, मतलब ये ए वाले से बिलोंग करता है। दूसरा है तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, तो तराइन का युद्ध हो गया 1192 में। फिर अकबर की मृत्यु पहले होगी या औरंगजेब की? आप सब जानते हैं कि पहले जो मृत्यु होगी वो आपके अकबर की होगी, और अकबर की मृत्यु जो है ये 1605 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित घटनाओं को सुमेलित कीजिए। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई। 4 यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, घटनाक्रम दिए हुए हैं और उनको बोला गया है कि इनको सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम, तो ये जो घटनाक्रम था नादिर शाह का, ये आपका हुआ था 1739 में। ठीक है, 1739 में हुआ था। इसमें 1739 दिया नहीं हुआ है, लेकिन ये जो है 1739 में हुआ था। ठीक, दूसरा है
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ये 1526 ईस्वी से संदर्भित है। तो ये आपकी हो गई 1526 से। तीसरा है हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी हेमू और अकबर के बीच, ये 1556 ईस्वी में हुई थी। तो 1556 इसका हो जाएगा। अगला है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी 1761 में लड़ी गई थी। तो ये 1761 होना चाहिए। 1761 दिया हुआ है, आप टिक कर सकते हैं। एक नहीं दिया है, गलत दिया है, 1734 होना चाहिए, क्योंकि नादिर शाह द्वारा जो दिल्ली में कत्लेआम है 1734 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे पुनः कुछ युद्ध दिए हुए हैं और उनके वर्ष दिए हुए हैं। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले दिया है पानीपत की तीसरी लड़ाई, और पानीपत की तीसरी लड़ाई अभी हमने देखा कि 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और 1761 में किनके बीच हुई थी? अफगान और मराठों के बीच हुई थी। अफगान और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। दूसरा है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कैसे आप भूल सकते हैं? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, और ये 1576 में हुआ था। अकबर महाराणा प्रताप। फिर तीसरा है तराइन का दूसरा युद्ध। बहुत बार, तब से 3 से 4 बार आप देख चुके हैं। तराइन का दूसरा युद्ध गोरी और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1192 ईस्वी में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। और अगला है असीरगढ़ का युद्ध। असीरगढ़ का युद्ध अकबर और मीरान बहादुर के बीच हुआ था। अकबर और मीरान बहादुर। ठीक है, तो इसमें जैसे पानीपत का महत्वपूर्ण है युद्ध, पानीपत का आपको क्रम पता होना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा। तराइन का युद्ध है, महत्वपूर्ण है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे चौसा का युद्ध है, कन्नौज का युद्ध है, बिलग्राम का युद्ध है। ये सारे कुछ सन दिए हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और कुछ ही युद्ध हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए इसको बताएं। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें यदि हम देखें, बाबर खानवा का युद्ध सही है, हुमायूं चौसा का युद्ध सही है, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध सही है। जहांगीर बल्ख के युद्ध में नहीं था, बल्कि शाहजहां हुआ करते थे। इस युद्ध में शाहजहां थे, इसलिए डी विकल्प सही उत्तर है। अगला, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन का निम्नलिखित में से किसने किया था? जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसका संकलन किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न ये पूछा जा रहा है। 4 विकल्प हैं, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव। तो किसके द्वारा इसका संकलन किया गया था? तो आपको बता दें, जो 5वें सिख गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव द्वारा ये संकलन किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि हम बात करें चौथे कौन थे, तो चौथे गुरु इनके हुआ करते थे रामदास। और रामदास गुरु ऐसे थे जिनको 500 बीघा जमीन अकबर द्वारा दी गई थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें कि अंतिम गुरु कौन थे इनके, तो गुरु नानक देव इनके 10वें और अंतिम गुरु हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और गुरु नानक देव जो गुरु गोविंद सिंह हैं, सॉरी गुरु नानक देव नहीं, गुरु गोविंद सिंह, सॉरी माफ करिएगा, गुरु गोविंद सिंह इनके 10वें गुरु हैं। और जो गुरु गोविंद सिंह हैं इनके बारे में बता दें कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ, मतलब जो सिख धर्म था उसमें एक सैनिक, एक प्रकार से देखें सैनिक वेशभूषा को बढ़ावा दिया। और जो खालसा पंथ था, खालसा पंथ की जो शुरुआत कराई थी वो 10वें गुरु ने कराई थी, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ की जो शुरुआत हुई थी वो गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं सिख धर्म के, उनके द्वारा की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। एक प्रकार का सैनिक संप्रदाय था, एक प्रकार से सैनिक गठन था, जानकारी होनी चाहिए। चलिए, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके प्रबंधन में सहायता करती थी? बताएं, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद या किसके प्रबंधन में सहायता करती थी? तो ये प्रबंधन में सहायता करती थी शिवाजी। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्रिमंडल समिति इनकी हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय भारत में मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी? तो आपको बता दें, राजा राम की पत्नी थी, राजा राम की पत्नी जिनका नाम है ताराबाई। तो ताराबाई के नेतृत्व में उस समय मराठा का नेतृत्व था। निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरकार अहमद अब्दाली का विश्वास पात्र था?
कौन इसमें से अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर इनका है वह है नजीब खान। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन जिसका निर्माण शाहजहां ने कराया था, तो शाहजहां ने जो निर्माण कराया मयूर सिंहासन का, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आपको बता दें ये थे मोहम्मद शाह। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला और आज का लास्ट, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई है, कहाँ पे, किन स्थानों में बनवाई है? यदि हम बात करें तो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस और मथुरा। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस और मथुरा 5 शहरों में इन्होंने वेधशाला बनवाई थी। तो इनमें से 5 में से इलाहाबाद नहीं आता है, इसलिए इलाहाबाद आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो जो टॉप 100 सीरीज थी ये आपकी यहीं पे समाप्त होती है। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। और किन किन विषयों की आपको चाहिए टॉप 100 सीरीज, क्या क्रम उनका होना चाहिए, किसकी आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, कौन आपको सबसे पहले चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। निश्चित रूप से जो आपके सुझाव होंगे उस पर कार्य किए जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से कह देता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।